नमस्कार। तो आज हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट ईयर्स के लिए, उसका सेकंड पार्ट आज हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे और इसमें दो टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। एक तो आक्सीकारक और अपचायक, इसके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं और इसको डिफाइन कैसे करते हैं या इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे किसी रिएक्शंस में, वो देखेंगे। और दूसरा पार्ट होगा रिडॉक्स अपक्रियाओं के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। तो दो टॉपिक हम लोग आज कवर करेंगे। एक होगा डिफरेंसेस बिटवीन ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट और दूसरा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। क्लियर? तो आइए चलते हैं पहला टॉपिक। तो दो टर्म्स हम लोग देख रहे हैं, एक आक्सीकारक और दूसरा अपचायक। ठीक है, आक्सीकारक या उसको हम उपचायक भी कह सकते हैं, क्योंकि तो आक्सीकरण अवक्रिया को हम उपचयन अवक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा था अपचयन अवक्रिया। तो अपचयन अवक्रिया, आक्सीकरण अवक्रिया और अपचयन अवक्रिया, उसी के आधार पर पदार्थ का नाम भी रखा गया है। ठीक है, तो आक्सीकारक पदार्थ और दूसरा होगा अपचायक पदार्थ, या उसको आक्सीकारक को हम उपचायक भी कह सकते हैं और दूसरा था अवकरण। अपचयन को हम अवकरण भी कह रहे थे, तो पदार्थ वहाँ रखा जा रहा है अवकारक। हाँ, थोड़ा सा इंटरचेंज है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। मतलब वे पदार्थ जिसका अपचयन होता है वो कहलाते हैं आक्सीकारक, वे पदार्थ जिसका अपचयन होता है वो कहलाते हैं आक्सीकारक, और जिसका आक्सीकरण होता है वो कहलाते हैं अपचायक। उल्टा है, टर्म्स जो प्रोसेस है और जो एजेंट है वो थोड़ा शब्दावली में एक दूसरे के इंटरचेंज है, उसके पीछे का कारण है, अभी समझ में आ जाएगी बात। तो जिसका आक्सीकरण होता है वो कहलाता है अपचायक और जिसका अपचयन होता है वो कहलाता है आक्सीकारक। क्लियर? आओ दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं करके। आक्सीकारक या कह सकते हैं उपचायक। तो आक्सीकारक इसको बोलते हैं ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कह सकते हैं आप। जिन पदार्थों का अपचयन होगा वो कहलाएंगे आक्सीकारक, जिन पदार्थों का अपचयन होता है वो कहलाते हैं आक्सीकारक। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर वो देखो होता क्या है, जो आक्सीकरण और अपचयन की अवक्रिया होती है दोनों साइमल्टेनियस होती है। मतलब अगर कोई रिएक्शन अगर हो रही है तो कभी भी आक्सीकरण की अकेले अवक्रिया नहीं होगी या अपचयन की कभी अकेले अवक्रिया नहीं होगी। अवक्रिया जब भी होगी तो दोनों एक साथ होंगी। मतलब अगर पदार्थ में इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा होगा तो यह निश्चित है कि उसी अवक्रिया में कोई ना कोई पदार्थ ऐसा होगा, उसी पदार्थ का कोई हिस्सा हो सकता है, दूसरे पदार्थ का कोई दूसरा हिस्सा हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। मतलब अगर एक घटक के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा होगा तो दूसरा कोई घटक होगा उसी रिएक्शन में जो उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की प्रक्रियाएं एक साथ होंगी, कभी भी हाफ रिएक्शन नहीं होती है। वो अलग बात है कि कॉपी या किताबों में अलग अर्ध अपक्रिया करके लिखी हो कहीं पर, दैट इज अनदर मैटर। लेकिन जब रिएक्शंस हो रही होंगी, जब रिएक्शंस हैपनिंग हो रही होगी वहाँ पर, तो ये मान के चलिए कि वहाँ अगर आक्सीकरण हुआ है तो अपचयन भी होगा। ठीक है, इतना ठीक है। तो आक्सीकरण अगर होगा तो अपचयन भी होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर त्यागा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी किया जाएगा। इलेक्ट्रॉन त्यागा इसीलिए जाएगा क्योंकि वहाँ ग्रहण करने वाले मौजूद हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है तो इसका मतलब किसी ने त्यागा है। तो दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस है। क्लियर? तो जिन पदार्थों का अपचयन होता है वो कहलाते हैं आक्सीकारक और जिन पदार्थों का आक्सीकरण होता है वो कहलाते हैं अपचायक। ठीक, इंटरचेंज है प्रोसेस। अब देखो जरा क्या है यहाँ पर, दोनों में डिफरेंस एक साथ देख रहे हैं। तो जिन पदार्थों का अगर अपचयन होता है तो वो कहलाते हैं आक्सीकारक, या ऐसे पदार्थ जो दूसरों को ऑक्सीकृत करेंगे तो स्वयं क्या हो जाएंगे? अपचयित। तो स्वयं का अपचयन होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं ना, स्वयं का अपचयन होगा तो दूसरे को ऑक्सीकृत करेंगे। दूसरे को ऑक्सीकृत करते हैं, यही दूसरे को जो ऑक्सीकृत करते हैं इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? आक्सीकारक पदार्थ। मतलब इनका खुद का नेचर होता है कि ये स्वयं अपचयित हो जाएं और दूसरे को ऑक्सीकृत कर दें। मतलब स्वयं अपचयित मतलब उनसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे। तो अगर उससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं तो इसका मतलब उन्होंने दूसरे वाले को स्टिमुलेट किया है, उत्पीड़ित किया है कि वो इलेक्ट्रॉन त्यागे। तो उसने त्यागा अर्थात इसने उसको स्टिमुलेट किया कि वो इलेक्ट्रॉन त्यागे, मतलब उसका हो गया आक्सीकरण, अर्थात उसका हो गया आक्सीकरण, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इसका हो गया अपचयन। तो इसका ये जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है अर्थात इसका हो रहा है अपचयन, तो पदार्थ क्या होगा? आक्सीकारक। क्लियर? तो सिंपल लैंग्वेज में दो टर्म्स आप समझिए, जिसका अपचयन वो आक्सीकारक और जिसका आक्सीकरण वो अपचायक। इतनी बात है। ठीक है,
अगला देखो, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, उसी को हम डिफाइन कर रहे हैं। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अब क्रिया में इनकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव अधिक होती है। ध्यान रखिएगा, हम लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर अब जो रिएक्शन आप दिखाई जा रही है उसमें वो पदार्थ ऑक्सीकारक होगा जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगी उस समय, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के पहले की अवस्था, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के पहले की अवस्था। तो अपक्रिया में इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? अधिक होती है। ठीक, अगला ऑक्सीकारक क्षमता मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता। ऑक्सीकारक क्षमता मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता। तो ऑक्सीकारक क्षमता या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ये ज़्यादातर ऋण विद्युतीय परमाणु जो होते हैं उनकी ज़्यादा होती है। ऋण विद्युतीय परमाणु अधातुएं होती हैं, तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता या ऋण विद्युतीय परमाणु, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहते हैं जिसे आप, तो उनकी जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए प्रबल ऑक्सीकारक की कैटेगरी में ज़्यादातर जो रखे जाते हैं वो मेटल, नॉन मेटल्स रखे जाते हैं, मतलब अधातुएं रखी जाती हैं। हैलोजन्स इसमें आते हैं, मोस्टली इसमें जो आएंगे वो सब हैलोजन्स आएंगे। अभी हम कैटेगरी बता देते हैं इनके एग्जांपल्स में। दूसरा हिस्सा देखो पहले, अपचायक, वे पदार्थ जिनका ऑक्सीकरण होता है, यहाँ क्या था, जिनका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं, जिनका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक कहलाते हैं। ठीक, क्या है, वे पदार्थ जो दूसरों को अपचयित करेंगे और स्वयं ऑक्सीकृत होंगे, क्योंकि उनका नेचर दूसरे को अपचयित करने का है, उनका नेचर दूसरे को क्या करना है, अपचयित करना है। इसलिए पदार्थ भी क्या कहलाएगा, अपचायक। दूसरे को क्या कर रहा है वो उसी के आधार पर नाम रखा है। तो दूसरे को अपचयित कर रहा है और स्वयं ऑक्सीकृत हो रहा है, तो दूसरे को अपचयित कर रहा है, स्वयं ऑक्सीकृत हो रहा है, तो क्या कहलाएगा, अपचायक। जो इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो उनकी घटना हो जाएगी ऑक्सीकरण की, पदार्थ हो जाएगा अपचायक। इलेक्ट्रॉन जब त्यागा जाएगा तो उसकी घटना हो जाएगी ऑक्सीकरण की और पदार्थ हो जाएगा अपचायक। क्लियर। अपक्रिया में इनकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव कम होती है। ध्यान रखिए, हम लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी वही है कि इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कम है। अपक्रिया में इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कम है। इलेक्ट्रॉन जब त्याग देंगे तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा। अभी कम है लेकिन इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद इनका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। लेकिन अभी जो बात हम कर रहे हैं पदार्थ, लेफ्ट साइड की बात हम कर रहे हैं रिएक्शंस में, तो उनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, कम होगी। अपचायक क्षमता, अब अपचायक क्षमता किस पे निर्भर करेगी, जैसे ऑक्सीकारक क्षमता किस पे निर्भर कर रही थी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता पर, तो अपचायक क्षमता इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता पर निर्भर करेगी। क्लियर। जो ऑक्सीकारक क्षमता है, ये ऑक्सीकारक क्षमता सीधे सीधे किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पर। सेम जो अपचायक क्षमता है, अपचायक क्षमता या अवकारक क्षमता, ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पर या इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होगी पदार्थ की, वो उतना ही ज़्यादा प्रबल अपचायक होगा, अर्थात उसकी अपचायक क्षमता उतनी ज़्यादा होगी। कौन त्यागेगा, धन विद्युतीय परमाणु, जितने भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं सबके सब प्रबल अपचायक होते हैं, और जितने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं सबके सब प्रबल ऑक्सीडेंट या प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है। तो जो ऋण विद्युतीय परमाणु होती हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होते हैं, और जो धन विद्युतीय परमाणु होती हैं वो स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट होते हैं या रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्लियर। अब इनके कुछ एग्जांपल्स देखो, ऑक्सीकारक पदार्थों के और अपचायक पदार्थों के। हमने अभी आपसे कहा था कि जो ऋण विद्युतीय परमाणु होंगे वो ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाएंगे, मतलब उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। और उधर की कैटेगरी में ये था कि जिनके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होगा, धन विद्युतीय लक्षण ज़्यादा होगा, वो अपचायक होंगे, मतलब उनके इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ज़्यादा, इनके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा। ठीक है। देखो, ऑक्सीजन हो गया, ओजोन हो गया, ये फ्लोरीन। अब जानते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो पूरी पीरियोडिक टेबल में है वो है कौन, फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा विद्युतीय परमाणु सभी तत्वों में, सभी ज्ञात तत्वों में कह सकते हैं फ्लोरीन। तो ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ठीक है। और वैसे भी इसे प्रबलतम ऑक्सीकारक बोला जाता है। ठीक है, फ्लोरीन को। इसके अलावा ये कुछ कंपाउंड हैं जिनमें इनका जो सेंट्रल एटम है, ये इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो ज़्यादा है, ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है। अभी अगला जो टॉपिक होगा वो ऑक्सीडेशन नंबर का ही होगा। तो इसमें इनका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है, इसीलिए इनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा है। मतलब ये ऐसे यौगिक हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होने के कारण ये ऑक्सीकारक
का कार्य करते हैं, मतलब ये दूसरे को ऑक्सीकृत करते हैं और स्वयं अपचयित हो जाते हैं। क्लियर, दूसरे को ऑक्सीकृत करते हैं और स्वयं अपचयित हो जाते हैं, क्योंकि दूसरे से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इनका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है, जैसे यहाँ +7 है, +6 +5 है, ये +5 +5 +3 +2 +6 आल्सो, यहाँ +6। क्लियर, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, अगला टॉपिक होगा जो बताएंगे हम आपको। फिलहाल ये ऐसे यौगिक हैं जिनकी ऑक्सीकारक क्षमता बहुत ज़्यादा है, ये तो अलग अलग अपक्रियाओं में ये प्रबल ऑक्सीकारक का कार्य करते हैं। आओ इधर देखें, ये कुछ धातुएं हैं मोस्टली ये, हाँ नीचे कुछ अधातुएं भी हैं, ये धातुएं हैं, सोडियम, एल्युमिनियम, जिंक, इन सब की जो अपचायक क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब इनके इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो इलेक्ट्रॉन त्यागना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो सीधा ये अपचायक कहलाएंगे, क्योंकि ये दूसरे को ये अपचयित करते हैं और स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो घटना होगी ऑक्सीकरण की और पदार्थ हो जाएगा अपचायक। ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो घटना क्या हो जाएगी, ऑक्सीकरण, और पदार्थ अपचायक। क्लियर, ये कुछ अधातु में जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, ये अम्ल है, हाइड्रोजन हाइड्राइड, या इसको अधातुओं का हाइड्राइड भी कह सकते हैं आप, HI, HBr, HCl, ये धातुओं का हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड। ये कुछ कंपाउंड हैं लवण के नेचर में जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कम है तो ये बड़ी आसानी से और इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं। जैसे SnCl2 में Sn जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन और त्यागने की क्षमता रखता है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा तो घटना हो जाएगी ऑक्सीकरण की, पदार्थ होगा अपचायक। घटना होगी ऑक्सीकरण की, पदार्थ क्या होगा, अपचायक। SnCl2, FeCl2, Cu2Cl2, ये क्यूप्रस क्लोराइड है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फेरस सल्फेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कुछ एसिड्स हैं जैसे इन सब का भी मतलब इनके द्वारा भी इलेक्ट्रॉन त्यागा जा सकता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इससे ज़्यादा बढ़ सकता है, तो ये जनरली कन्वर्ट हो जाते हैं ये CO2 में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में, तो COOH है और वहाँ से बदल जाते हैं ये CO2 गैस के फॉर्म में। ठीक है, तो ये इसीलिए ये अपचायक की तरह कार्य करते हैं, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता भी है, ये इलेक्ट्रॉन और त्याग सकते हैं। इसमें मेन एलिमेंट होता है कार्बन, तो ये फॉर्मिक एसिड, ये एल्डिहाइड है, ये भी त्याग सकता है इलेक्ट्रॉन को, और ये है ऑक्जेलिक एसिड, ये भी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद इनका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो वो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ जाता है, हाँ बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद बढ़ेगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा, तो ये सब कहलाते हैं अपचायक, क्योंकि इनकी घटना होती है ऑक्सीकरण की। क्लियर, ओके। तो रेडॉक्स अपक्रिया में एग्जाम्पल देख लो पहले कि इसमें ऑक्सीकारक और अपचायक पहचानते कैसे हैं। ये देखिए, ये SnCl2, अभी हमने कहा था कि ये अपचायक पदार्थ है ना, और थोड़ा सा हम प्लस और माइनस के सेंस में हम बता देते हैं आपको। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर भी उस आधार पे भी डिफाइन किया जा सकता है। क्लोराइड आयन, ये स्टेनस क्लोराइड है, Cl-1 होता है ना, Cl-1, तो 2 बार -1, तो पूरा तो चार्ज 0 होगा, तो 2 बार -1 मतलब इस पर क्या है, +2 का चार्ज है। कितना है, +2 का चार्ज। ये हम ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, यहाँ -1 × 3, तो -3, तो आयरन कितना हो जाएगा, +3। यहाँ देखो, ये क्लोराइड Cl-1 होता है, Cl-1 जनरली -1 होता है, ये जो क्लोराइड आयन होता है वो -1 होता है, तो -1 × 4, तो इस पर क्या आएगा, +4, क्योंकि जितना प्लस उतना ही माइनस, तो टोटल मॉलिक्यूल विल बी 0, जो ऑक्सीडेशन स्टेट या उस पर जो चार्ज आएगा वो होगा 0। तो ये -1 × 4, तो -4, तो ये +4 हो गया। ये -1 × 2, तो -2, तो इस पर क्या आएगा, +2। अब इसमें चार्ज के देने और लेने पर आधार पे बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इस तरह से देख सकते हैं आप। अब देखो जरा, यहाँ ये +2 टिन का, हाँ इतना ध्यान रखिएगा, कंपैरिजन सेम एलिमेंट में होता है, कंपैरिजन सेम एलिमेंट में होता है, मतलब क्लोरीन का क्लोरीन के साथ, टिन का टिन के साथ, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ, जिंक का जिंक के साथ, कॉपर का कॉपर के साथ, सोडियम का सोडियम के साथ। क्लियर है, तो सेम एलिमेंट में ही कंपैरिजन करेंगे आप। यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2 और यहाँ क्या हो रहा है, +4। अगर आप इलेक्ट्रॉन के त्यागने के आधार पर डिफाइन करके देखें थोड़ा सा, इसमें ये +2 और ये +4 ना, +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, +4 मतलब 2 और त्याग दिया। +2 इलेक्ट्रॉन जब त्यागेगा तो धनावेश आता है ना,
धनावेश, तो +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा था यहाँ पर, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन और त्याग दिया, मतलब टोटल यहाँ 4 त्यागा है। तो यहाँ से यहाँ तक की घटना क्या हुई है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की। तो इलेक्ट्रॉन अगर त्यागा गया है, लूज किया गया है, तो घटना क्या होगी, ऑक्सीकरण। घटना क्या होगी बेटा, ऑक्सीकरण। क्लियर। अब यहाँ देखो दूसरे हिस्से में, यहाँ है आयरन का +3 और यहाँ क्या है +2, तो +3 से +2 मतलब यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन आयरन ने त्यागा था, और अपक्रिया के पश्चात इसे 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया है। +3 था ना, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया था यहाँ पर, और यहाँ कितने लूज कर रहा है, 2। तो +3 था और +2 हो गया, मतलब +3 1 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया था, अब हो गया है +2, तो +3 से हो गया है +2, मतलब यहाँ क्या हुआ है, ये हुआ है इसका अपचयन। समझ रहे हैं आप। तो ये ऑक्सीकरण इसका हुआ +2 से +4, और ये +3 से क्या हो गया, +2। ठीक। जिसका ऑक्सीकरण वो कहलाएगा अपचायक, अर्थात ये क्या है, अपचायक, ये अपचायक पदार्थ है, और जिसका अपचयन हुआ है वो कहलाएगा ऑक्सीकारक। तो आप देखें टर्मिनोलॉजी में अगर आप देखें तो उल्टा लग रहा होगा, जिसका अपचयन हुआ वो पदार्थ ऑक्सीकारक, और जिसका ऑक्सीकरण हुआ वो अपचायक। क्लियर। अब ये अपचायक और ऑक्सीकारक क्यों, आप रिएक्शन में हम पहले भी बोल चुके हैं कि कभी भी ऑक्सीकरण और अपचयन की अपक्रिया अकेले नहीं होती, जब भी होंगी तो एक साथ होंगी। तो बोथ द प्रोसेस आर साइमल्टेनियस, जब भी रिएक्शंस हो रही है तो एक साथ होती हैं। तो अगर एक साथ हो रही हैं तो इस अपचायक पदार्थ ने दूसरे को क्या किया है, इलेक्ट्रॉन इसको ग्रहण करने के लिए उत्प्रेरित किया है, मतलब इस अपचायक ने दूसरे को अपचयित किया है और स्वयं ऑक्सीकृत हो गया है। तो स्वयं ऑक्सीकृत हो गया और दूसरे को क्या कर दिया, अपचयित कर दिया। इसने क्या किया, इसने +3 से +2, तो ये स्वयं अपचयित हुआ है, स्वयं क्या हुआ है, अपचयित हुआ है, लेकिन दूसरे को ऑक्सीकृत कर दिया है। तो दूसरे को जैसा करेगा उसी के आधार पर नाम रखा है, क्योंकि इसने इसको ऑक्सीकृत किया और इसने इसको अपचयित किया, तो ये हो गया अपचायक इसके लिए और ये हो गया ऑक्सीकारक इसके लिए। मतलब SnCl2 is a reductant for FeCl3 and FeCl3 is a oxidant for SnCl2। क्लियर। ये है प्रोसेस यहाँ पर। तो अपचायक इसके लिए और ऑक्सीकारक इसके लिए। ठीक। ऐसे यहाँ एक एग्जांपल और देख लो। ठीक है। जिंक, कॉपर सल्फेट, Zn जिंक सल्फेट और कॉपर। अब यहाँ क्या हो रहा है, वैसे तो एक्सचेंज हो रहा है, मतलब प्लेस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पर, लेकिन हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बेस पे बता रहे हैं इसे। ये जिंक किसी दूसरे के साथ कंपाउंड नहीं बनाया हुआ है, मतलब ये फ्री स्टेट में है। क्या है ये, फ्री स्टेट में, और इस समय जो इसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होता है वो 0 होगा। सेम कॉपर का भी 0 होगा, अकेले है ना, ये किसी दूसरे के साथ यहाँ पर बनाया नहीं है इसने। जिंक का कितना होता है, 0। क्यों 0 क्यों, क्योंकि ये किसी दूसरे के साथ बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। यहाँ कॉपर भी रिएक्शन के बाद अलग हो गया है, जिसका मतलब ये रिएक्शन में किसी के दूसरे के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होगा वो 0 होगा। ना इलेक्ट्रॉन डोनेशन की कंडीशन में है, ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग की कंडीशन में, ना इलेक्ट्रॉन दे रहा ना ले रहा है, तो 0। ये भी 0। इधर आओ, इसके पास आओ। ये पूरा का पूरा सल्फेट, इसको एक साथ मान लो। सल्फेट होता है SO4 2-, सल्फेट पर होता है दूर चार्ज, 2 नेगेटिव का है ना, तो 2 नेगेटिव का, तो इस पर 2 नेगेटिव, तो कॉपर पे क्या आएगा, 2 प्लस। सल्फेट पे ऑलरेडी 2- होता है, तो इस पर आएगा +2 जिंक पर। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेक करना है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर चेक करना है तो जिसमें चेंज हो रहा है, जिस एलिमेंट का जिसमें चेंज हो रहा है उसमें कंपेरिजन कर लीजिए। देखिए 0 से क्या हो रहा है, 0 से +2, तो 0 से +2 मतलब 0 था, कोई इलेक्ट्रॉन का लेना देना नहीं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, +2 हो गया ना। इलेक्ट्रॉन जब दिया जाएगा तो प्लस चार्ज आता है, तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये, तो 0 से +2 हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अगर दिया गया है तो इसका मतलब घटना हो गई है ऑक्सीकरण की, इलेक्ट्रॉन त्यागना, तो ये हो गया है ऑक्सीकरण। ठीक, ये हो गया है ऑक्सीकरण। इसके पास आ जाओ, यहाँ देखो, ये +2 से क्या हो गया है, 0। +2 मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया था सल्फेट आयन को, सल्फेट का SO4 को, लेकिन अब
यहाँ क्या हो गया 0, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल गया, रिएक्शन में जिंक के द्वारा इलेक्ट्रॉन मिल गया है, तो +2 से क्या हो गया 0, मतलब यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन दिया था लेकिन अब इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, अर्थात +2 से 0 हुआ है तो ये तब हुआ होगा जब कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल गया होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो ग्रहण कर रहा है तो घटना क्या होगी, अपचयन। इतना ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है घटना होगी ऑक्सीकरण की, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है घटना होगी अपचयन की। तो इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण, ग्रहण करना अपचयन। अब एजेंट के बारे में बताना है ना, जो नेचर है वो बताना है। तो जिसका अपचयन हुआ है, जिसका अपचयन हुआ है वो क्या था बेटा, ऑक्सीकारक, ठीक। और जिसका ऑक्सीकरण हुआ था वो क्या था, अपचायक। तो ये होगा अपचायक और ये होगा ऑक्सीकारक। तो ये अपचायक किसके लिए, ये जिंक अपचायक किसके लिए, कॉपर सल्फेट के लिए, यही तो होगा, क्योंकि इसने अपचयित किया है, मतलब इसने अपचयित किया। कैसे अपचयित किया है, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। जब इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो इसका हो गया है ऑक्सीकरण, और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो उसका हो गया अपचयन। तो इस जिंक ने इसको अपचयित किया, इसलिए ये अपचायक है जिंक सल्फेट के लिए। सेम अब ये देखो, ये ऑक्सीकारक है, तो ये ऑक्सीकारक कैसे हो गया, दूसरे को इसने उत्प्रेरित किया कि वो इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो ये ऑक्सीकारक किसके लिए हुआ, जिंक के लिए। तो कॉपर सल्फेट ऑक्सीकारक है किसके लिए, जिंक के लिए, और जिंक अपचायक किसके लिए, कॉपर सल्फेट के लिए। क्लियर। तो दिस इज अबाउट योर एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वी कैन सिंपली से रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक। तो अगला टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, इसमें अगला टॉपिक हम लोग देख रहे हैं और वो है रिडॉक्स अपक्रियाओं के प्रकार। तो इसके दो कैटेगरी है, दो तरीके से बांट रहे हैं। एक अभिकारक का नेचर कैसा है, अभिकारक की प्रकृति के आधार पर, और दूसरा हम लोग देखेंगे जो पूरा रिएक्शन है उसका नेचर कैसा है, मतलब उसका रिएक्शन का नेचर कैसा है, उसमें योग हो रहा है कि विलोपन हो रहा है, किस आधार पर हो रहा है। ठीक है। तो अब पहला हिस्सा देखते हैं हम लोग अभिकारक की प्रकृति के आधार पर। इसको भी तीन कैटेगरी सब कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक अंतराणुक रेडॉक्स अपक्रिया, अंतः अणुक रेडॉक्स अपक्रिया, और एक है स्वतः रेडॉक्स अपक्रिया, या इसको बोलते हैं असमानुपातन अपक्रिया, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इसी को कहते हैं हम। अभी देखते हैं अंतराणुक रेडॉक्स अपक्रिया। इसमें क्या है, यहाँ क्या है, ऐसी ऑक्सीकरण अपक्रियाएं, या कह सकते हैं ऐसी रेडॉक्स अपक्रियाएं, रेडॉक्स मतलब जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता हो ना। तो यहाँ पर एक अभिकारक, एक अभिकारक, एक अभिकारक वो ऑक्सीकारक है, ठीक। और जो दूसरा अभिकारक है, दूसरा अभिकारक जो है वो क्या है, अपचायक। मतलब यहाँ एक अभिकारक ऑक्सीकारक की तरह कार्य कर रहा है और एक अपचायक की तरह कार्य कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे अंतरा अणुक रेडॉक्स अपक्रियाएं। जैसे कई एग्जाम्पल हैं, हम रिएक्शन दिखा देते हैं, जैसे KMnO4 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4, ये पोटेशियम परमैंगनेट, फेरस सल्फेट और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। तो होने के बाद क्या बनता है, बनता है K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस Fe2SO4 का होल थ्राइस और प्लस H2। बैलेंस नहीं है फिलहाल, अभी आप रिएक्शन का टाइप सिर्फ देखिए। तो ये KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, फेरस सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नेस सल्फेट, फेरिक सल्फेट और वाटर। क्लियर। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर है +7 और यहाँ है +2। इसको निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी अभी। अगला जो वीडियो आएगा वो ऑक्सीडेशन नंबर को ही लेकर के आ रहा है, तो डोंट वरीड अबाउट इट, परेशान नहीं होंगे कि कैसे कैलकुलेट किया गया है, हम पूरा डिटेल में लेके चलेंगे। ठीक है बेटा। तो अभी आप देखो ये +7 और ये +2, तो यहाँ +7 से +2 मतलब +7 इलेक्ट्रॉन त्यागा गया था, +2 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया है, 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया है, 7 है ना, +7 त्याग दिया गया, तो 5 ले लिया तो 2 बचा, सिर्फ 2 ही प्लस बचेगा। तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ अपचयन हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है, तो अपचयन हो रहा पदार्थ क्या होगा, ऑक्सीकारक। तो ये है ऑक्सीडेंट, क्या है ये, ऑक्सीडेंट, ऑक्सीकारक। और यहाँ देखो सल्फेट पे है -2, तो आयरन पे क्या होगा, +2। ये देखो 3 किसका है, आयरन का, और 2 किसका है, सल्फेट का। तो यहाँ है +3, तो +3 से +2 से +3, +2 से सॉरी +2 से +3 हुआ। तो +2 से +3 मतलब क्या हो गया, दो त्यागा गया था और एक और त्यागा गया, तो 2 त्यागा गया था और एक और त्यागा गया, मतलब यहाँ पर 2 त्यागने के बाद एक और त्याग दिया गया, तो प्रक्रिया हो गई क्या, ऑक्सीकरण की। प्रक्रिया क्या हो गई, ऑक्सीकरण की। पदार्थ क्या होगा, अपचायक। तो ये है रिडक्टेंट, मतलब ऐसी अपक्रियाएं रिडक्टेंट,
रिडक्टेंट, मतलब ऐसी अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक जो है वो ऑक्सीकारक है और दूसरा क्या है, अपचायक, तो उन सबको बोलेंगे हम अंतरा अणुक रिडॉक्स अपक्रियाएं। एक अभिकारक वो ऑक्सीकारक है और दूसरा अपचायक, तो इस तरह की अपक्रियाएं कहलाएंगी अंतरा अणुक रिडॉक्स अपक्रियाएं या अंतरा अणुक ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाएं। दूसरा टाइप देखो, अंतः अणुक। यहाँ क्या है, यहाँ एक ही अणु है, ध्यान रखिएगा बेटा, एक ही अणु का एक परमाणु ऑक्सीकारक तथा दूसरा परमाणु अपचायक। ध्यान रखिएगा हम बात क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं एक ही अणु का, यही महत्वपूर्ण है इसका, एक ही अणु का एक परमाणु जो है वो ऑक्सीकारक है और एक ही अणु का एक परमाणु मतलब एक तत्व का जो परमाणु है वो ऑक्सीकारक है और उसी अणु का दूसरा परमाणु दूसरे तत्व का परमाणु है वो अपचायक है। देखो जरा कैसे, एग्जाम्पल देखो यहाँ, जैसे मान लो ये ले लो KClO3 KCl + O2 है, बैलेंस कर दो, 2 3 2 2 पोटेशियम 2 3 2 6 6 हो गया। यहाँ देखोगे अगर तो यहाँ इसमें ये +5 है और ये है -1, यहाँ ऑक्साइड है, ये पोटेशियम क्लोरेट है, ये यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2 और इसका होता है 0। अब देखो पदार्थ एक ही है तो अणु एक ही है, ठीक। इसी अणु का क्लोरीन जो है +5 से -1 हो रहा है और इसी अणु का दूसरा अणु मतलब इसी अणु का दूसरा जो परमाणु है, एक क्लोरीन तत्व हो गया और दूसरा ऑक्सीजन तत्व हो गया, तो क्लोरीन +5 से -1 हो रहा है और जो ऑक्सीजन है वो -2 से 0 हो रहा है। क्लियर, मतलब एक ही अणु का एक तत्व का परमाणु जो है वो अपचायक की तरह कार्य कर रहा है और दूसरा ऑक्सीकारक की तरह कार्य कर रहा है, तो ये हो जाएंगी अंतः अणुक रिडॉक्स अपक्रियाएं। तो +5 से -1 मतलब घट रहा है, अर्थात +5 5 और -1 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए, तो ये हो गया अपचयन। क्या हो गया, अपचयन। और इस ऑक्सीजन के रेफरेंस में अगर हम कहें तो यहाँ हो गया है -2 से 0, मतलब इलेक्ट्रॉन -2 था, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया गया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया गया तो क्या होगा, ऑक्सीकरण, अर्थात यहाँ पर अपचयन भी हो रहा है और ऑक्सीकरण भी हो रहा है, लेकिन एक ही पदार्थ के एक परमाणु ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर रहा है और उसी अणु का दूसरा परमाणु अपचायक की तरह कार्य कर रहा है। क्लियर। अब दूसरा अगला पार्ट ये देखो, स्वतः रिडॉक्स अपक्रियाएं। इसमें क्या है, इसमें ये इससे थोड़ा अलग है, ध्यान रखिएगा ये अलग है। इसको हम बोल रहे थे असमानुपातन, इसको हम असमानुपातन भी कह रहे हैं, ठीक है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। स्वतः रिडॉक्स अपक्रियाएं, इसमें क्या है, एक ही तत्व के कुछ परमाणुओं का, ध्यान रखिए तत्व एक ही है, एक ही तत्व के कुछ परमाणुओं का ऑक्सीकरण और कुछ का अपचयन, ये है। जैसे देखो, जैसे मान लो ये ले लो Cu+ से Cu2+ हो जाए और Cu हो जाए, कोई पर्टिकुलर रिएक्शन हो, Cu+ से Cu2+ हो गया और Cu हो गया, बैलेंस कर दो, हो गया बैलेंस। 2 कॉपर, 1 कॉपर, 1 कॉपर, ये 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस। क्लियर। अब देखो जाना, प्लस कॉपर का एक तत्व तो एक ही है भाई, तत्व तो एक ही है, 2 परमाणु हम ले रहे हैं, उसका एक परमाणु +2 में चेंज हो रहा है और एक 0 हो जा रहा है, मतलब यहाँ से इसी का हो रहा है ऑक्सीकरण, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, अपचयन। तो ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, तो एक ही तत्व के एक परमाणु का ऑक्सीकरण और उसी तत्व के दूसरे परमाणु का अपचयन हो रहा है, तो वो कहलाएगा स्वतः रिडॉक्स अपक्रियाएं। क्लियर। यहाँ क्या था, एक ही अणु के एक परमाणु का ऑक्सीकरण, दूसरे का अपचयन, मतलब क्लोरीन का हुआ है इसमें अपचयन और ऑक्सीजन का हुआ है ऑक्सीकरण। हाँ, अणु ये एक ही है, यहाँ एक ही तत्व के एक परमाणु का ऑक्सीकरण और एक ही परमाणु का उसी परमाणु मतलब उसी तत्व के दूसरे परमाणु का अपचयन, तो एक तत्व के एक परमाणु का ऑक्सीकरण, दूसरे परमाणु का अपचयन, तो ये है स्वतः रिडॉक्स अपक्रियाएं। क्लियर। अब इसका दूसरा पार्ट देखो, ये प्रकृति के आधार पर देखो दूसरा टाइप। इसमें 4 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं, योग अपक्रिया, अपघटन अपक्रियाएं,
विस्थापन अपक्रियाएं और असमानुपातन अपक्रियाएं। योग अपक्रियाएं में देखो जुड़ता है, जुड़ जाए तो योग होगा ना। यहाँ ये ऑर्गेनिक टाइप का नहीं है, ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक टाइप का रिएक्शंस नहीं है। तो यहाँ पर मान लीजिए ए ये बी जुड़ जाए तो ये उत्पाद बन जाए तो कहलाएगा योग अपक्रिया। जैसे मान लो सोडियम और क्लोरीन की रिएक्शन हमने करा दी, मिल गया सोडियम क्लोराइड। अब इसके फेज़ बाद में, पहले ये देखो सोडियम और क्लोरीन मिल गया तो NaCl। अब इसमें भी रिडॉक्स हो रहा है, कैसे? ये 0 है, ये +1 है, ये 0 है, ये -1 है। तो यहाँ पर 0 से +1 ऑक्सीकरण, 0 से -1 तो अपचयन हो रहा है। ठीक, तो ये भी रिडॉक्स टाइप का है, लेकिन रिडॉक्स में कौन सा है? योग अपक्रिया। और देख लो, जैसे मान लो ये H2 + Cl2 2HCl, ये भी रिडॉक्स है। ये भी क्या है? रिडॉक्स। किस टाइप का रिडॉक्स? योग अपक्रिया वाला। योग अपक्रिया का 0 0 +1 -1, ये 0 है ऑक्सीडेशन नंबर 0 0, ये +1 और ये है -1। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या है? रिडॉक्स। अपघटन अपक्रियाओं में देखो पदार्थ जो अणु है वो टूट जाए, चाहे वो वैद्युत धारा के द्वारा, चाहे जल या अम्ल अपघटन के द्वारा, मतलब अम्ल के द्वारा या क्षार के द्वारा, तो वैद्युत अपघटन के द्वारा। हम एक बार दिखा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए H2O जो है वो अगर टूट जाए वैद्युत धारा के कारण या वैद्युत धारा के कारण, अब कैसे टूटेगा? तो इसको हमें एसिडिक करना पड़ेगा, पानी में थोड़ा सा अम्ल मिला देंगे और उसके बाद जब हम प्लेटिनम या ग्रेफाइट की जब रॉड डालेंगे बैटरी की सहायता से, तो उसमें धारा प्रवाहित होगी और पानी डिकम्पोज होगा, पानी टूटेगा H+OH- में। ठीक, तो यहाँ पर हम इस तरह दिखा रहे हैं H2 + ½ O2 करके। ठीक है, इस तरह से डिकम्पोजिशन होगा, ये कैथोड पे जाएगा और ये एनोड पे जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ जब अपघटन हुआ है तो हाइड्रोजन, मतलब जल जो है वो टूट गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब यहाँ +1 है और ये -2 है, यहाँ 0 और ये 0, तो +1 0 +1 0 अपचयन, -2 0 ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ हो रही है, लेकिन अपघटन अपक्रियाओं में। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शनल केस ज़रूर ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि सारी अपघटन अपक्रियाएं जो होती हैं वो सब की सब रिडॉक्स अपक्रियाएं होती हैं। जैसे मान लीजिए ये है कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो इसलिए अपघटन अपक्रियाएं जरूरी नहीं कि वो रिडॉक्स हो। यहाँ एक एक्सेप्शन हम बता रहे हैं आपको कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट का हम ताप अपघटन कर दें तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई रिडॉक्स नहीं होता। मतलब ना तो यहाँ किसी तत्व के परमाणु की ऑक्सीजन संख्या में कमी हुई है और ना ही वृद्धि हुई है। ठीक बेटा, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखो विस्थापन अपक्रियाएं। विस्थापन में क्या है? इंटरचेंज हो रहा है, मतलब प्लेस चेंज हो रहा है। जैसे मान लीजिए, जैसे ये है जिंक + कॉपर सल्फेट, हमने दिखाया था अभी आपको, वहाँ देखें तो ये जिंक सल्फेट कॉपर, तो ये कॉपर मतलब धातु का विस्थापन हुआ है। विस्थापन मतलब किसी को हटा दिया जाए, किसी को लगा दिया जाए, तो ये धातु का विस्थापन हुआ है। तो इस विस्थापन अपक्रिया को हम किस में रखेंगे? रिडॉक्स अपक्रिया के अंतर्गत ही आएगा, लेकिन ये होगा धातुओं का विस्थापन। धातुओं का विस्थापन ये भी रिडॉक्स के अंतर्गत आएगा। दूसरा देखो, जैसे मान लो सोडियम का रिएक्शन हम पानी से करा दें, ठीक है, ठंडे जल से अगर हम करा दें तो यहाँ हमें मिल जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड + हाइड्रोजन। आग लगती है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन सोडियम जो है वो बम्प करता है, सोडियम जल में डाले जाने पर बम्प करता है, और ये हाइड्रोजन गैस चूँकि जलने में सहायता नहीं करती है, स्वयं जल जाती है, तो यहाँ आग लग जाती है फिलहाल। तो सोडियम H2O के साथ यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब विस्थापन हुआ है। किसका? सोडियम के द्वारा हाइड्रोजन का। तो सोडियम जब ठंडे जल से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, तो ये भी एक प्रकार की क्या है? रिडॉक्स अपक्रिया है। क्या है ये? रिडॉक्स अपक्रिया। यहाँ आओ बेटा, असमानुपातन अपक्रिया। अब इसमें क्या था? असमानुपातन, वही डिस्प्रपोर्शनेशन या डिस्प्रपोर्शनेशन है ना, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब इसमें क्या था? इसमें एक ही अणु के तत्व भी एक था, उसके कुछ पर एक ही तत्व के कुछ परमाणुओं का ऑक्सीकरण हुआ था और कुछ का अपचयन हुआ था। तो इस तरह की अपक्रिया कहलाती है असमानुपातन अपक्रिया। क्लियर? वही था, वहाँ उसी टाइप में भी ये भी कैटेगरी है, क्योंकि वहाँ पदार्थ के आधार पे हमने इसे क्लासीफाई किया था, तो हमने कहा था वहाँ स्वतः रिडॉक्स अपक्रिया। यहाँ उसी को हम बोल रहे हैं असमानुपातन अपक्रिया। एग्जाम्पल भी वही दिखा सकते हैं आप कि Cu+ से
ये Cu2 प्लस हो रहा है और ये Cu हो रहा है, तो ये +1 से +2 +1 से 0, मतलब तत्व एक ही है, उसका एक परमाणु ऑक्सीकृत हो रहा है, दूसरा परमाणु अपचयित हो रहा है। तो एक ही तत्व के एक परमाणु का ऑक्सीकरण हो रहा है और दूसरे परमाणु का अपचयन हो रहा है, तो ये कहलाती है असमानुपातन अपक्रिया। ठीक, तो ये था ऑक्सीकारक और अपचायक। और दूसरा टॉपिक जो हमने आज डिस्कस किया है वो था टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। क्लियर? तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ बातें होंगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।